Good morning, all of you. Today we will discuss about the formation, the detection of the molecular ion, the formation of the fragment ion, and the characteristic of the mass spectra in the mass spectrometry. So this part of the mass spectroscopy deals about these molecular ion, fragment ions, and the mass spectra. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम। तो हमने ये देखा था मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जो वेपर फेज के अंदर हमारे पास कंपाउंड होता है, उसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं तो उसके बाद देखो ये डिफरेंट टाइप से आपके मोलिकुलर आयन बन जाते हैं। और जो एक्सेस एनर्जी बचती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो हम आपकी इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, उसमें से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बीम ही उस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के काम आती है। तो जो बची हुई जो एनर्जी है वो क्या करवाती है, वो आपकी फ्रेगमेंटेशन करवाती है। और जो फ्रेगमेंट आयन बनते हैं फिर वो एक्सेलरेशन की जाती है उनकी, और उनकी डिफ्लेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम बाई जेड वैल्यू, और उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उनकी इंटेंसिटी देख ली जाती है, फिर हम स्पेक्ट्रा देख लेते हैं एम बाई जेड वर्सेज इंटेंसिटी। तो इस टाइप से हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाता है। तो दैट होल इज कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, के जिसके अंदर हमने ये सारे काम करते हैं। तो द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द जनरेशन ऑफ द आयंस, the separation of the ions, and the measurement of their masses is called the mass spectrometry. अब हम सबसे पहले अपने इस टॉपिक के अंदर ये देखना चाहेंगे कि जो मोलिकुलर आयन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो मोलिकुलर आयन जब बनते हैं तो वो तभी बनते हैं जब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकले, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किन इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है, किन का ज्यादा। तो देखो जो सबसे स्ट्रॉन्गली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और सबसे लूजली बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बोलो क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए लोन पेयर को इजेक्ट करने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। उसके बाद बच गए आपके पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन भी फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है वो नॉन कंजुगेटेड हो, कंजुगेशन में इन्वॉल्व ही ना हो, मीन्स वो आपके डबल बॉन्ड या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी के साथ भी कंजुगेशन में ना हो, अल्टरनेटली भी प्रेजेंट ना हो। अगर कंजुगेशन है तो 2 टाइप की हो सकती है, या तो एसाइक्लिक, या रिंग के अंदर डबल सिंगल है तो उसे साइक्लिक कंजुगेशन कहते हैं। तो इस टाइप से ये ऑर्डर है कि कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन से इलेक्ट्रॉन का कम है, कौन से इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, मान लीजिए किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो कौन सा, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का, वो होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम डिफरेंट एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया आपके सामने एन पेंटेन। एन पेंटेन के अंदर आप देख पा रहे हैं सारे ही सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, सारे ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो जो डिफरेंट आपके सिग्मा बॉन्ड है, कहीं से भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन बीम आपकी हम फॉल करेंगे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम देखो हमने डाली, और जहां पे हमने एरो दिखाया है, मान लीजिए कार्बन एटम नंबर, हमने ये अगर नंबरिंग कर दे कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कहीं पर भी आपके बम्बार्ड कर सकती है, 1 2 के से भी, 2 3 के बीच में से भी, 3 4 4 5 एंड सो ऑन, सारी पॉसिबिलिटी है। हमने एज्यूम किया अपने डायग्राम के अंदर, मान लीजिए 2 3 के बीच इलेक्ट्रॉन बीम आती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और वो आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को देखो ये लेके चली जाएगी, वहां से इजेक्ट कर ले जाएगी। एक बॉन्ड के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम शो करें, देखो यहाँ पे 1 डॉट लगा दें, ये सेकंड डॉट लगा दें, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही बच गया, तो इसलिए एक जगह देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये मोलिकुलर आयन कहलाता है। तो लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके निकलने के बाद जो भी स्पीसी बनती है, जो आपका ये रेडिकल कैटायन बना, ये आपका मोलिकुलर आयन कहलाता है। ये क्या कहलाया, आपका मोलिकुलर आयन। एल्केन में हमने देखा। तो मोलिकुलर आयन की बोलो डेफिनेशन क्या बनी, द आयन विद हाईएस्ट मास। जो आपका मास स्पेक्ट्रा होगा उसमें जो m बाई जेड की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा बोलो किसकी होती है, वो इसी की होती है, मोलिकुलर आयन की होती है। क्योंकि जो आपका सब्सटेंस था वेपर फेज के अंदर, जो उसका मोलिकुलर मास है वही मोलिकुलर मास इसका है। जैसे m बाई जेड हमने लिख रखा है 72, तो इस मोलिकुलर आयन का m बाई जेड वैल्यू 72 है, क्योंकि प्लस चार्ज +1 है, तो मास 72 डिवाइड बाय 1, तो 72 ही आ गया। आपका जो मोलर मास है एन पेंटेन का वो भी 72 है। तो इसलिए मोलिकुलर आयन या पेरेंट आयन जिसे आप कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ये वो आयन है जिसका हाईएस्ट मास होता है, और ये बनता कैसे है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस मोलिक्यूल और द सैंपल।
which is taken under very low pressure and it is formed by falling the highly energetic electron beam of nearly about 70 electron volt on it, that called the molecular ion। तो ऐसे डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास होता कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, मींस एल्कीन्स ले ले हम। तो अभी हमने देखा था कि जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड आपका क्या होता है, बोलो वीक बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के अंदर भी आपके देखो एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें, और एक बोलो कैसा बॉन्ड है, वन इज द सिग्मा बॉन्ड, अदर वन इज द मान लीजिए पाई बॉन्ड। किसी को भी सिग्मा, किसी को भी आप पाई कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमने उसी टाइप से पाई जो बॉन्ड है उसके अंदर दो डॉट हमने दिखा दी। अब देखो इलेक्ट्रॉन बीम हमने फॉल की, तो पाई बॉन्ड के जो दो डॉट हमने दिखाई, किसी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले जाएगी। तो आपके देखो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो इलेक्ट्रॉन बीम वाला, दूसरा पाई बॉन्ड वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था। अब हो गया क्या, जहां पे हमने पाई बॉन्ड दिखाया था वहां पे पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, अब एक डॉट दिखा दी और एक क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये मोलिकुलर आयन बन गया, क्योंकि इसी का इसका जो मास है वो कितना है, वो उतना ही है जो आपके पेरेंट मोलिकुलर का मोलिकुलर मास था, जो आपके सैंपल कंपाउंड का मोलिकुलर मास था, वही आपके मोलिकुलर आयन का है। तो जो मोलिकुलर आयन होते हैं इनका हाईएस्ट मास होता है, और ये बनते कैसे हैं, बाय द रिमूवल ऑफ द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, तो इसलिए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट किया गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो इसके अंदर भी आपके देखो पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो पाई बॉन्ड दिख रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम हम जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो उसी टाइप से जो पाई बॉन्ड के जो उसके अंदर हम दो डॉट से अगर मान लीजिए हम शो कर देते जैसे इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को देखो इजेक्ट कर ले जाएगा, इसलिए -2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं कि वन तो इलेक्ट्रॉन बीम वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो जो इजेक्ट वहां से होता है। तो वहां पे हम क्या दिखा देते हैं, एक तो डॉट रह जाएगी मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया उसकी जगह हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो ये आपके मोलिकुलर आयन बन गया देखो यहाँ से। तो हम ये दिखा पा रहे हैं आपको यहाँ पे कि आपके जो कंपाउंड होते हैं डिफरेंट, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्शन होती है वो हमेशा लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, और तभी जाके आपका जो स्पीसी बनती है उसे आप कहते हैं मोलिकुलर आयन और द पेरेंट आयन। तो आप जब मोलिकुलर आयन की डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन लिख के आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे बेंजीन के केस में। तो इसके अंदर तो आपको देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इनके ऊपर जाके डलेगी उसी टाइप से एक पाई बॉन्ड जो होता है उसके अंदर हमने डॉट से दिखाया, तो देखो ये दो डॉट दिखा दिए हमने बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन को देखो ले गया, -2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, एक बच गया, तो इसलिए हम वहां पे क्या दिखा देंगे, डॉट और पॉजिटिव चार्ज। अब जो स्पीसी यहाँ पे बनती है इसका फर्दर देखो रेजोनेंस हो सकती है इसके अंदर, तो इसलिए इसकी स्टेबलाइजेशन बन जाती है देखो स्पीसी की। बोलो कैसे हम रेजोनेंस देखो शो कर सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर जो स्पीसी बनी आपकी। देखो ये जो कार्बन, ये अगला जो बॉन्ड है देखो यहाँ पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो हाफ एरो से दिखाया, ये जो इधर वाले कार्बन के ऊपर मान लीजिए डॉट है, उधर वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने देखो इधर इन्वॉल्व होते हुए दिखा दिया। तो देखो अगली जो स्पीसी बनती है देखो यहाँ पे जो हम दिखाएंगे बनते हुए कि क्यों ये स्टेबल है, ये मोलिकुलर आयन जो बना है। तो ये देखो ये पिछला कार्बन इसके ऊपर, तो देखो एक डॉट रह गई, ये एक डॉट इधर आ गई, एक डॉट देखो ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे बन गया देखो आपके पाई बॉन्ड, ये एज सच है, और इसके ऊपर क्या रह गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज। एंड सो ऑन, फर्दर भी रेजोनेंस आपकी चलती रहेगी। तो मीन्स ये स्टेबल बन गया। तो जो मोलिकुलर आयन है जो यहाँ पे बना है ये स्टेबल है। बोलो क्या है, ये आपका स्टेबल है। तो ये देखा जाता है कि जैसे अभी हमने बताया था कि जो मोलिकुलर कौन सा आयन आपके आगे डिटेक्टर तक पहुंचेगा, तो मोलिकुलर आयन ज्यादा संख्या में डिटेक्टर तक तभी पहुंचेंगे अगर मोलिकुलर आयन जो बना है वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे मोलिकुलर आयन है वो स्टेबलाइज हो गया है ड्यू टू दैट प्रोसेस कॉल्ड द रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा वो क्या हो चुका है बोलो, स्टेबलाइज हो चुका है। ऐसे ही जो ऊपर हमने स्पीसी दिखाई थी देखो आपके यहाँ पे, ऐसे ही इसकी भी स्टेबलाइजेशन हम दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये जो स्पीसी है इसकी इसके अंदर भी देखो रेजोनेंस आपकी चल जाएगी। किस टाइप से चल जाएगी देखो रेजोनेंस, दो तरीके से हम दिखा सकते हैं। आगे हम पढ़े भी गए कि जब आपके फ्रेगमेंट आयन बनते हैं आगे फर्दर, तो वो होमोलाइटिक फिशन भी हो सकता है, हिट्रोलिटिक तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने होमोलाइटिक फिशन होते हुए दिखाया था यहाँ पे, जो रीअरेंजमेंट जो हमने शो की थी यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। या तो आप अपने जो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटम नंबर मान लीजिए हम 1 कह दें, ये 2 कह दें, ये 3 कह दें, ये 4 कह दें, मान लीजिए हम ऐसे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो डॉट हमने दिखा रखी है, जरूरी नहीं जैसे मैंने दिखाया ऐसे दिखाएं, आप इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका मीन्स क्या है कि आप ये शो कर सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर तो आप डॉट लगा दो,
और जिधर डॉट है उधर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल होती है तो ये नहीं होता ना कि फिक्स के ये इन दोनों में से कौन सी साइड वाला इलेक्ट्रॉन निकला, वो कोई भी हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे चलती हैं। तो फर्दर इसी टाइप से आप इसमें भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। मान लीजिए इधर वाले पॉइंट नंबर 2 वाले कार्बन पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा दें, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम इधर शो कर देंगे, देखो दोनों। तो आपकी रेजोनेंस हम बता रहे हैं देखो किस टाइप से चलती है। तो ये आपका देखो हमने ये CH दिखा दिया, ये पीछे वाला देखो ये CH2 हमने दिखाया, इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हम आगे शिफ्ट कर दें तो दो डॉट से यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और ये CH है, और ये सिंगल बॉन्ड बोलो क्या था, ये CH2, और इसके ऊपर बोलो क्या है, ये एक डॉट, देखो जो डॉट पहले से थी उसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो हो गया ना, रेजोनेंस प्रोसेस आपकी यहाँ पे चल पड़ी। तो दूसरा तरीका क्या था, देखो जो हमने दूसरा रेजोनेंस लगाया कि हम इसे रिवर्स मान लें कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वहां पे क्या दिखा दे, अपनी डॉट। तो आप होमोलाइटिक फिशन के द्वारा, हाफ एरो के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल हम क्या बता रहे हैं कि जो मोलिकुलर आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो आपका मास स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर जो पीक आएगी, पीक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की किसकी होगी, सबसे ज्यादा ऊंची पीक किसकी होगी, जिसके जो आयंस हैं, जिसके मोलिक्यूल जो हैं जो ज्यादा संख्या में डिटेक्टर तक पहुंचेंगे। ज्यादा संख्या में किसके पहुंचेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो आगे तक पहुंच पाएगा। तो जो मोलिकुलर आयन बनता है, मोलिकुलर आयन की वजह से जो पीक आती है वो सबसे हाई हाइट की होगी, सबसे ज्यादा हाइट की तभी होगी जब मोलिकुलर आयन जो बने वो सबसे ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो। तो अभी हम वही चीज आपको यहाँ पे बता रहे थे। क्लियर हो गया इतना? तो इसके बाद नेक्स्ट हम और एग्जांपल लेते हैं मोलिकुलर आयन के बनने के लिए। मान लीजिए हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो इसमें आप देखें, बताएं कि कौन सा आयन ऐसा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का होगा। एग्जाम में आपको नहीं बताएंगे कि Cl के ऊपर आपके 3 लोन पेयर होते हैं, वो तो आपको खुद ही याद रखना पड़ता है कि जो Cl है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, देखो बॉन्ड बनाने में, देखो ये बॉन्ड बनाने में। तो जो बच गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन, वो दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो इसलिए देखो आपने लोन पेयर दिखा दिए। तो लोन पेयर है तो जब इलेक्ट्रॉन बीम डलेगी तो लोन पेयर को ही वो इजेक्ट करेगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन को लेके चली गई तो आपके पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया और एक डॉट दिखा दिया, तो ये मोलिकुलर आयन बन गया। तो हम फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि मोलिकुलर आयन बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन कौन सा इजेक्ट होता है। तो जो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन है वही इजेक्ट सबसे पहले होता है। अब नेक्स्ट देखें मोलिकुलर आयन की उसी टाइप से डेफिनेशन, ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो स्पीसी बनती है उसी को आप मोलिकुलर आयन कहते हैं, और इसका मास सबसे ज्यादा होता है। और ये बनती कब है, जब हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ नियरली अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम फॉल करते हैं, जिसमें से सिर्फ ओनली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर द इजेक्शन और द रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही काफी होती है। फर्दर जो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाती है वो तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयन में काम आती है। मोलिकुलर आयन में जितने भी देखो ये जो बॉन्ड बच गए ना, जैसे C और Cl के बीच में देखो बॉन्ड है, यहाँ पे C के बीच, ये बॉन्ड भी देखो फर्दर ऐसे देखो ऐसे ब्रेकेज होना होता है। ब्रेकेज किधर से भी हो सकता है, वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे कि ऐसा क्यों। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, देखो आपके अल्कोहल्स के अंदर इथेनॉल ले लिया, इसमें भी लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, आपके लोन पेयर ही है। देखो इलेक्ट्रॉन बीम जब हम फॉल करते हैं स्ट्राइक करती है तो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को वो वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस करते हुए दिखाए, तो अब आ गया वहां पे रेडिकल कैटायन आपका बन गया। तो ये अल्कोहल के अंदर भी आपने इसी टाइप से देखा। उसके बाद हम ईथर्स देखते हैं, ईथर में भी सेम केस है। लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन कौन होगा, लोन पेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम हम फॉल करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले जाती है, और उसके बाद ये आपका क्या बन गया बोलो, मोलिकुलर आयन। M/Z हमने आगे वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जो आर लगे हुए हैं, ओ के दोनों साइड में आर हो तो ईथर ग्रुप होता है, ये आपके ईथर्स होते हैं। तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि M/Z की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट हम एमीन्स ले लेते हैं। एमीन्स में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब हम फॉल करेंगे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो किसको इजेक्ट करके ले जाएगी, उसी टाइप से लोन पेयर को। देखो -2 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा, और नाइट्रोजन के ऊपर एक डॉट और एक पॉजिटिव चार्ज मींस रेडिकल कैटायन आपके बन गए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपके लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होता है जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ नियरली 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम फॉल करते हैं, जब इस कंपाउंड को हम वेपर फेज में लेने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रो एल्केन्स ले लिया आपने, तो इसके अंदर भी जो इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, उसी टाइप से लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन बीम हमने डाली और 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो उसके बाद क्या आ गया बोलो,
एक डॉट और एक आपने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। इस टाइप से आपके क्या बन गए बोलो, ये हाईली एनर्जेटिक आपके बीम आपकी जब डली तो उसके बाद आपके रेडिकल कैटायन बन जाते हैं। आर की वैल्यू क्या है, उसी बेसिस पे M/Z की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर हो गया। एक चीज और हम बता दें कि जो आपके नाइट्रोएल्केन होते हैं इसमें N और O के बीच में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपके सामने, तो हमें इस नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज लगाना होगा, यहाँ पे पीछे पॉजिटिव। कैसा लगाना होगा बोलो, पॉजिटिव। अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाना चाहते तो दूसरा तरीका क्या था इसी स्ट्रक्चर को दिखाने का, कि N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड O लगा देते और बीच में लगा देते हैं हम इस टाइप से क्या, एरो लगा देते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करते हैं। क्लियर हो गया। और नाइट्रोजन के पास बोलो क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। देखो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ये 3 लोन पेयर होते हैं। और नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर था देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो हमने इसके अंदर दिखा दिए। अब नाइट्रोजन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने एरो लगाया है। अगर आप एरो नहीं लगाते, सिंपल सिंगल बॉन्ड लगाएं, तो जो डोनर एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो एक्सेप्टर एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो हमने ये स्पीसी देखो आपके सामने बनाई है, देखो ये यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाली जो बनी, जब इलेक्ट्रॉन बीम जब डली, क्या डली थी बोलो, इलेक्ट्रॉन बीम। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम हमने डाली तो ये वाली स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाई है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब डली तो इसके ऊपर देखो अटैक किया। देखो 2 लोन पेयर है सच है, एक लोन पेयर कम हो गया, और जो बीच में जो हम दिखाएंगे यहाँ पे बोलो क्या दिखा देंगे, ये एरो, एरो लगाते हुए दिखा देंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपकी ठीक बन गई है यहाँ पे, जो बनी हुई थी यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं उसी टाइप से डेफिनेशन, ये तो आप पहले सीख ही चुके हैं। अगर हमारे पास होता नाइट्राइट, ONO ग्रुप इज कॉल्ड द नाइट्राइट, वो था नाइट्रो, तो इसके अंदर से भी देखो इलेक्ट्रॉन बीम जब डली आपकी तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले जाएगी, और इस टाइप से आपके रेडिकल कैटायन बन जाएंगे। M/Z वैल्यू आप इसकी लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, टोटल कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका मोलर मास लेके डिवाइडेड बाय 1 कर देना, क्योंकि +1 चार्ज है, तो M/Z वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम साइनाइड्स ले लें तो इसके अंदर भी क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन बीम जब डालेंगे तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को देखो इजेक्ट कर लेगी, -2 इलेक्ट्रॉन दिखाए तो रेडिकल कैटायन बन गया। M/Z वैल्यू आएगी, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो साइनाइड के अंदर भी हमने देखा। तो हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द मोलिकुलर आयन। तो मोलिकुलर आयन बनता कैसे है, वो कैसे बनता है, बाय द रिमूवल ऑफ द lowest ionization potential electron after falling the electron beam of very high energy of 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम डालते हैं तब जाके जो इलेक्ट्रॉन निकले तो कौन सा निकलता है, लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर हम फर्दर देखें एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बीम जब हम डालते हैं तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है देखो एक इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो गया, उसी टाइप से फिर मोलिकुलर आयन आपका बन गया। तो M/Z वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ R। अगर इन दोनों आर में से कोई भी एक आर आपका H होगा तो एल्डिहाइड, दोनों आर आपके एल्काइल ग्रुप ही होंगे तो आपके कीटोन्स बन जाएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर भी हमने मोलिकुलर आयन का बनना देखा, तो ये मोलिकुलर आयन आपका बन जाता है, और इसका मास सबसे क्या होता है बोलो, सबसे ज्यादा होता है आपके पूरे स्पेक्ट्रा के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके अंदर भी देखो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बीम जब हम डालेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम डालने के बाद लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर ही है, तो लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस हो गया, आपके रेडिकल कैटायन बन गए देखो इस टाइप से। तो M/Z वैल्यू हमने यहाँ पे देखो 60 लिखी, कैलकुलेट कर रखी, क्योंकि हमने एग्जांपल इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड लिया था, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, तो M/Z वैल्यू भी क्या होगी, 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 1 क्यों किया, क्योंकि +1 चार्ज ही है आपके मोलिकुलर आयन के ऊपर। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आपका आयन बनता है उसे आप कहते हैं मोलिकुलर आयन। और पहचान क्या, स्पेक्ट्रा के अंदर जो आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा M/Z वैल्यू पीक होती है वो आपकी मोलिकुलर आयन की ही पीक होती है। नेक्स्ट हमने देखा ये RC डबल बॉन्ड O के आगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जहाँ पे OH था वहीं पे अगर OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोमा लगा के हमने X लिखा है देखो यहाँ पे, तो X लगा दें तो एसिड हैलाइड बन जाएंगे। अगर आप OR लगा दें तो आपके एस्टर बन जाएंगे। अगर आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो आपके क्या बन जाएंगे, आपके एसिड एमाइड बन जाते हैं। तो इसलिए हमने सभी के लिए इकट्ठी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दी। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बीम जब हम डालते हैं तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था ऐसे ही यहाँ पे आपके जो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर है वो इजेक्ट हो जाएगा और आपके मोलिकुलर आयन बन जाते हैं।
वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन है ये ग्रुप, OH है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, X है एसिड हेलाइड है, OR है एस्टर है, या NH2 एसिडमाइड है, आपकी M/Z की वैल्यू अलग अलग इन सभी के लिए होगी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से मोलिकुलर आयन बनता है, डिफरेंट आपके एग्जांपल्स लेके। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट आयन क्या होता है। तो जो फ्रेगमेंट आयन कैसे बनता है, ये जब बनता है जब जो आपके मोलिकुलर जो आयन्स यहाँ पे बन गए, देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं, तो ये जो मोलिकुलर आयन है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो हमने डाली थी, बोलो वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली थी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो मोलिकुलर आयन बन गया। अब जो बची हुई एनर्जी है, जो रिमेनिंग एनर्जी है, वो काम क्या आएगी कि जो भी आपके मोलिकुलर आयन थे उसके अंदर आपने देखा काफी बॉन्ड है पूरे मोलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर मोलिकुलर आयन के अंदर कोई भी बॉन्ड आपका टूट सकता है, एनी बॉन्ड। तो कोई भी जब बॉन्ड टूटता है तो जो नया आयन बनेगा उसे आप कहेंगे फ्रेगमेंट आयन। तो द आयन विच इज फॉर्म्ड ईदर बाय होमोलिटिक फिशन और द हाइड्रोलिटिक फिशन इन द मोलिकुलर आयन by using the remaining energy of the electron beam that is near about 60 electron volt called the fragment ion। उसे आप क्या कहते हैं, बोलो उसे आप फ्रेगमेंट आयन कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फ्रेगमेंट आयन का बनना देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा डायग्राम उसकी वजह से। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है और वो उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, गैसियस फेज के अंदर हमने देखो जी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम देखो डाली गई, इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या किया, उसके अंदर से लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को देखो इजेक्ट कर दिया। देखो आपके ए पॉजिटिव बन गया, क्या बन गया बोलो, ए पॉजिटिव हमने दिखा दिया। अगर लोन पेयर था तो आप डॉट के पॉजिटिव चार्ज के साथ आप डॉट भी लगा सकते हैं। तो ये ए पॉजिटिव हमारा पेरेंट आयन बन गया। क्या बन गया बोलो, पेरेंट आयन। अब हमने क्या किया, आपके फर्दर जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपने देखो यहाँ से डाली थी, बोलो कितनी डाली थी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने एनर्जी डाली थी। तो जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली तो एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, आपके रेडिकल कैटायन बन गया। ए पॉजिटिव के साथ आप डॉट भी लगा के देखो यहाँ पे दिखा सकते थे कि देखो रेडिकल कैटायन आपका बन गया। उसके बाद जो आपका पेरेंट आयन बना, मोलिकुलर आयन बना, जो रेडिकल कैटायन आपका देखो ये जो बना है। अब क्या हुआ कि आपके जो एक्सेस एनर्जी थी, बोलो कौन सी एनर्जी थी यहाँ पे, जो एक्सेस एनर्जी थी, नियर अबाउट 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि सिर्फ जो टोटल 70 थी, इसका कौन सा हिस्सा ही काम आया यहाँ पे, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इजेक्शन हो गया था। डाली आपने 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे काम आ गई, बच गई आपकी बोलो कितनी, 60। कितनी बच गई थी बोलो, जो आपने 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली उसका जो हिस्सा है कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में काम आ गया। और जो बच गया आपका कितना, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो फर्दर मोलिकुलर आयन का फ्रेगमेंटेशन करता है इसी आयन सोर्स वाले रीजन के अंदर। ध्यान रखें, आयन सोर्स वाला रीजन हम बोल रहे हैं, इनसाइड द आयन सोर्स। तो यहाँ पे आपका कौन बन गया बोलो, बी पॉजिटिव बन गया, मान लीजिए फ्रेगमेंट आयन बन गया। अब वो जो फ्रेगमेंट आयन बना है वो आगे जो आयन सोर्स है उससे बाहर जाता है, फिर वो डिटेक्टर तक पहुंचता है और उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये आपका कौन था बोलो, बी पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, आपका फ्रेगमेंट आयन है। जब आयन सोर्स से बाहर निकला, आयन सोर्स से बाहर निकला मीन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम अब नहीं गिर रही है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहां पर ही अवेलेबल है, ओनली इन दैट रीजन दैट कॉल्ड द इनसाइड द आयन सोर्स रीजन। देखो जो ये रीजन है, देखो जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो रीजन है यहाँ पे, सिर्फ इसी रीजन के अंदर ही ये एनर्जी अवेलेबल है। तो इस रीजन से बाहर निकलने के बाद जो बी पॉजिटिव बना, वो बी पॉजिटिव स्टेबल रहा, मींस वो फ्रेगमेंट आयन स्टेबल रहा और वो एज सच डिटेक्टर तक पहुंच गया, तभी हम इसको कहते हैं फ्रेगमेंट आयन। क्या कहते हैं बोलो, ये फ्रेगमेंट आयन है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंट आयन, द आयन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ईदर द होमोलिटिक और द हेटेरोलिटिक फिशन of the molecular ion by using the remaining energy of the electron beam is called the fragment ion। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे मेटास्टेबल आयन क्या होता है इसमें, और दूसरा होता है स्टेबल आयन। तो मेटास्टेबल आयन और फ्रेगमेंट आयन में डिफरेंस क्या है, देखो ये है स्लाइट डिफरेंस। अब हम देखो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, बिल्कुल वही। मान लीजिए हमने सैंपल कंपाउंड लिया, ए गैसेस फेज के अंदर था, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन बीम डाली, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो डाली वो कितनी डाली बोलो आपने, उसी टाइप से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली। उसके बाद आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो तो काम आई किस करने के, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के। और जो बच गई आपकी बोलो कितनी, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया,
उस आपका ये ए पॉजिटिव बना है अभी उसी टाइप से जो हमने बताया था, ये मोलिकुलर आयन बन चुका है। इसके ऊपर आप डॉट और लगा दें क्योंकि रेडिकल कैटायन बनता है शुरू में। तो आयन सोर्स के अंदर फिर क्या हुआ, ये पेरेंट आयन है, मोलिकुलर आयन है। फिर क्या हुआ कि जो आयन सोर्स है उसके अंदर फर्दर कुछ नहीं हुआ, मोलिकुलर आयन जो था पेरेंट आयन था ये सच रहा। फिर आयन सोर्स से बाहर चल पड़ा। बोलो कहाँ पे चला, आउटसाइड द आयन सोर्स, देखो इस रीजन से बाहर आ गया। तो वहां पे जो एक्सेस जो एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो ये आपका मोलिकुलर आयन था, देखो यहाँ पे ये आपका हो गया डिकम्पोज। क्या हो गया बोलो, डिकम्पोज ड्यूरिंग द फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब जब ये चल रहा था। नाउ इट गेट डिकम्पोज्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द बी पॉजिटिव। तो ये जो आपका बी पॉजिटिव बना है दैट इज द मेटास्टेबल आयन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंट आयन एंड द मेटास्टेबल आयन। क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये भी एक टाइप का फ्रेगमेंट आयन ही, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो आपका आयन सोर्स रीजन था इनसाइड द आयन सोर्स, अगर यहीं पर ही आपका जो मोलिकुलर आयन है उसके बॉन्डों का क्लीवेज होता इनसाइड द आयन सोर्स, और फिर नए आयन बनते बॉन्ड क्लीवेज से, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक फिशन से, तब आप उसको कहते आपका फ्रेगमेंट आयन बन गया। कौन बन गया बोलो, फ्रेगमेंट आयन। लेकिन अगर वो आउटसाइड द आयन सोर्स रीजन आके फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो नाउ दैट फॉर्म्ड आयन इज कॉल्ड द मेटास्टेबल आयन। तो देखो अब मेटास्टेबल आयन आपके डिटेक्टर तक पहुंचा और उसको डिटेक्ट कर लिया गया। तो मेटास्टेबल आयन बोलो आपके कौन हुआ यहाँ पे, बी पॉजिटिव। आप इसको यानी वो कॉमन नाम नहीं देंगे जो हम फ्रेगमेंट आयन का नाम दे रहे थे, तो ये मेटास्टेबल आयन कहेंगे आप इसको। तो मेटास्टेबल आयन कौन हुआ, द आयन विच गेट डिकम्पोज्ड आउटसाइड द आयन सोर्स रीजन ड्यूरिंग देयर एक्सेलरेशन एंड दस डिटेक्टेड एज अनदर स्पीसी। तो जो आयन सोर्स रीजन के अंदर से जो स्पीसी निकली थी, वो कौन निकली थी, वो ए फॉर्म में निकली थी। लेकिन वहां पे आउटसाइड द आयन सोर्स जाने के बाद वो आपके डिकम्पोज हो गई एक्सेलरेशन के दौरान, और वो बी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए जो बी पॉजिटिव वो आपका कौन हो गया, मेटास्टेबल आयन। और स्टेबल आयन कौन होते हैं, अगर ये ए पॉजिटिव जो था ये सीधा डिटेक्टर तक पहुंच जाता, कहाँ पे पहुंच जाता वो, तो सीधा डिटेक्टर तक पहुंच जाता, आउटसाइड द आयन सोर्स जाके वो उसका अपना डिकम्पोजिशन ना करवाए, एसच रहे, तो उसे कहते हैं स्टेबल आयन। उसे क्या कहते हैं बोलो, स्टेबल आयन। तो स्टेबल आयन कौन है, मोलिकुलर आयन आपका सीधा डिटेक्टर तक पहुंच गया तो एक स्टेबल आयन है। मोलिकुलर आयन का फ्रेगमेंटेशन हो गया आयन सोर्स रीजन के अंदर, कहाँ पे बोलो, ये जो आयन सोर्स रीजन है जहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बीम जो डल रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो मोलिकुलर आयन है वो फ्रेगमेंट आयन में बदल गया, तो जो फ्रेगमेंट आयन है वो भी एक स्टेबल आयन है। और वो मोलिकुलर आयन बने हो चाहे फ्रेगमेंट आयन बने हो, वो डिटेक्टर तक डायरेक्ट पहुंच गए फ्लाइट के दौरान। फ्लाइट के दौरान का मतलब जब इस आयन सोर्स रीजन से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी एक्सेस एनर्जी मिल रही है उस रीजन से बाहर जाने के बाद डिकम्पोज नहीं हुए, वो डिटेक्टर तक पहुंच गए, तो वो स्टेबल आयन है। अगर वो आयन उस रीजन से बाहर आने के बाद फिर उनका डिकम्पोजिशन हो गया, वो किसी दूसरे नई स्पीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्पीसी डिटेक्ट होती है, तो आप उसे कहते हैं मेटास्टेबल आयन। क्या कहते हैं आप उसे, मेटास्टेबल आयन। तो जैसे हमने ये बताया कि दो टाइप के आपके इनमें डिफरेंस बताया कि मेटास्टेबल आयन कौन होता है, स्टेबल आयन कौन होते हैं। स्टेबल आयन आपका मोलिकुलर आयन भी हो सकता है, स्टेबल आयन आपका फ्रेगमेंट आयन भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ दीज मोलिकुलर फ्रेगमेंट आयन और दी मेटास्टेबल आयन। इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इनको जब हम डिटेक्ट किया जाता है तो किस बेसिस पे किया जाता है, हम इनकी देखते हैं जो इनको डिफ्लेक्शन मिलती है। डिफ्लेक्शन जो इनको मिलती है उनकी m/z वैल्यू के बेसिस पे मिलती है। व्हाट इज द m/z, m/z कोई और नहीं, इट इज ए डायमेंशनलेस रेशियो of mass to charge that called the m/z. So the dimensionless mass to charge ratio is called m/z. हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था, आप कभी भी गलती से m/e ना लिखें। z तो आपकी जो चार्ज है उसकी यूनिट है, कि +1 चार्ज है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, +2 चार्ज है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी। m/e लिख देते तो e इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलूम होता है। तो हमें वो वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो हमारा डाटा ही गलत हो जाता। तो आप स्पेक्ट्रा में देख सकते हैं नीचे कि ये जो ग्राफ हमने ले रखा, बोलो क्या क्या ले रखा हमने, m/z और वर्सेस बोलो क्या, रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच हमने ग्राफ ले रखा है। तो इसके अंदर ये m/z की वैल्यू हमने बताई। m क्या है, मास नंबर है गिवन आयन का, और z क्या थी, जो उसके ऊपर चार्ज है। नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रा क्या है, मास स्पेक्ट्रा आपको दिख ही रहा है, इट इज ए 2 डायमेंशनल graph which is a plot between m/z
ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस along the x-axis, एब्सिसा जिसे आप कहते हैं, and the relative intensity और the abundance along the y-axis जिसे आप ऑर्डिनेट कहते हैं, is called the mass spectra. उसे आप क्या कहते हैं बोलो? मास स्पेक्ट्रा कहते हैं. जैसे अभी हम आपके सामने देखो जिक्र ही कर रहे थे कि आपके जो मोलिकुलर आयन आपके ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, जो हाइट आपको दिख रही है, ये हाइट हमें ये बताती है कि कौन सा आयन ज्यादा अमाउंट के अंदर डिटेक्टर तक पहुंचा. तो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा, जैसे इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 43, देखो जिसकी m/z वैल्यू 43 है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है. मतलब ये आपका कोई ना कोई फ्रेगमेंट आयन ही है. फ्रेगमेंट आयन क्यों कह रहे हैं? कि वो m/z वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी बोलो? देखो यहाँ पे 72 की है. तो आपका जो पूरा जो मास स्पेक्ट्रा होता है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाली, जिसकी वैल्यू m/z वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? मीन्स जो आपका मोलिकुलर आयन होता है. और यही हमें बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है. इट मीन जो ये स्पेक्ट्रा है, अगर ये अननोन भी होता, ये नाम ना लिख रखे होते, मास स्पेक्ट्रा ऑफ पेंटेन, तो इस वैल्यू को देखते हुए हम ये देखते हैं सबसे जो m/z वैल्यू किस पीक की सबसे ज्यादा है, तो 72 है यहाँ पे. तो 72 क्या होगा? मोलर मास होगा. आपका जो भी अननोन कंपाउंड होता है तो उसका क्या होता है बोलो? मोलर मास. जब से जो और सबसे ज्यादा हाइट वाली जो पीक है वो आपकी बेस पीक कहलाती है. आगे हम पढ़ेंगे. तो ये हमने देखा मास स्पेक्ट्रा के अंदर. अब ये जो स्पेक्ट्रा होता है इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, जैसे अभी हम बता रहे हैं, वो सारी कहलाती करेक्टरिस्टिक्स. क्या कहलाती बोलो? करेक्टरिस्टिक ऑफ द मास स्पेक्ट्रा. अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मास स्पेक्ट्रा? देखो वही हमने ग्राफ दोबारा ले लिया, मास स्पेक्ट्रा ले लिया. सबसे पहली करेक्टरिस्टिक तो डेफिनेशन होती है इसकी. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रा? द टू डायमेंशनल ग्राफ व्हिच इज ए प्लॉट बिटवीन m/z of the positively charged ions along the x-axis and the relative intensity or the abundance along the y-axis is called the mass spectra. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखते हैं और ये ग्राफ ड्रा कर देते हैं कोई भी एग्जांपल लेके. अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, इसमें हमें और क्या क्या दिखा मास स्पेक्ट्रा के अंदर? हमें दिखा मोलिकुलर आयन पीक जो सबसे ज्यादा मास की होती. तो द आयन हुज m/z वैल्यू इज मैक्सिमम इन द मास स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द मोलिकुलर आयन पीक. तो यहाँ पे मोलिकुलर आयन पीक बोलो कितनी है? सबसे ज्यादा m/z वैल्यू किसकी? देखो ये जो m/z 72 है, जहां पे हमने लिख रखा मोलिकुलर आयन. तो ये मोलिकुलर आयन पीक की डेफिनेशन बन जाती है. तो मोलिकुलर आयन जो पीक है वो हमें क्या जानकारी देती है? वो हमें ये बताती है कि जो भी हमारा नॉन सैंपल कंपाउंड था उसका मोलिकुलर मास क्या है, उसका मोलर मास क्या है. तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है. मोलिकुलर आयन पीक की एप्लीकेशन है आपके मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका मोलर मास क्या है. क्या देखते हुए? मास स्पेक्ट्रा के अंदर m/z वैल्यू ये देखो किसकी सबसे ज्यादा, वही मोलर मास होता है. फ्रेगमेंट आयन पीक, जो मोलिकुलर आयन जो पीक है m/z वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा, उसको छोड़ के बची हुई जितनी भी पीक होती हैं वो सारी आपकी फ्रेगमेंट आयन पीक होती हैं. वो क्या कहलाती है? आपकी फ्रेगमेंट आयन पीक. सो द आयंस हुज m/z वैल्यू इज लेस देन मोलिकुलर आयन पीक इन द मास स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड द फ्रेगमेंट आयन पीक. उनको फ्रेगमेंट आयन पीक कहते हैं. वो जो बिल्कुल सारी जितनी भी है, और 72 m/z 72 को छोड़ के जितनी भी और आपको पीक दिख रही है वो सारी ही फ्रेगमेंट आयन पीक है. तो फ्रेगमेंट आयन पीक से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, सैंपल कंपाउंड क्या जो है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इन पार्ट्स को हम फिर कनेक्ट करते हैं. जो भी आपका कंपाउंड होता है उसके हम फ्रेगमेंटेशन करके देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये वैल्यू कब आएंगी. जो जो m/z की वैल्यू, जैसे कोई पीक m/z 57 पे दिख रही है, कोई m/z 43 पे है, कोई m/z 15 पे है, 27 पे है, 29 पे है. तो ये पॉसिबल कब हो सकती है? तो जब भी कोई बॉन्ड हम तोड़ेंगे, क्लीवेज करेंगे होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक, तो क्लीवेज के बाद जो भी हमारे पास आपका फ्रेगमेंट आयन बनेगा तो उसका मास इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए. तो ये सारे मास अगर m/z हम प्रूव कर दें तो इट मीन्स वही उसका आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर कहलाएगी. इंटेंसिटी ऑफ द पीक, तो जो इंटेंसिटी होती है वो हाइट से पता चलती है. तो हाइट ऑफ द सिग्नल विच इज डायरेक्टली टेल अबाउट द अबंडेंस ऑफ द आयनिक स्पीसी इन टर्म्स ऑफ m/z रेशियो. तो उसे आप कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द पीक. उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द पीक, कि किस m/z वैल्यू की हाइट सबसे ज्यादा है. जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है 43 वाले की सबसे ज्यादा है. तो और आपके जो आपका मोलिकुलर आयन है 72 जिसकी m/z वैल्यू थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है. तो इंटेंसिटी हाइट से देखी जाती है. किससे देखी जाती है बोलो? हाइट से. तो ये डेफिनेशन बन गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ द पीक की. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है मास स्पेक्ट्रा की, रिलेटिव इंटेंसिटी.
मीन्स आपका जो पूरा मास स्पेक्ट्रा है, उस स्पेक्ट्रा के अंदर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जिसकी हाइट क्या है बोलो सबसे ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी को तो हम 100% मान लेते हैं। उसकी इंटेंसिटी को क्या मान लेते हैं बोलो 100%। देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप स्पेक्ट्रा के अंदर देख सकते हैं 100। तो जहां तक हाइट गई हुई है सबसे हाईएस्ट वाली, उसको 100 मान लेते हैं। उसके कंपैरिजन में औरों की जो भी आपकी हाइट है वो उसके रिलेटिव में निकाली जाती है, उसे रिलेटिव इंटेंसिटी कहते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ द एनी ऑफ द पीक विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ द बेस पीक। तो बेस पीक किसे कहते हैं, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो और उसके रिस्पेक्ट में औरों की हाइट कितनी है, तो वो कहलाती है उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द बेस पीक, द आयन whose intensity or the whose relative impedance which is found in the area of the detector is highest in the mass spectra is called the base peak। उसे बेस पीक कहते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ द बेस पीक को हम कितनी एज्यूम करके चलते हैं, अभी बताया गया 100%। बेस पीक मोलिकुलर आयन की भी हो सकती है, अगर मोलिकुलर आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो अगर ज्यादा मोड में पहुंचा है, और वो फ्रेगमेंट आयन की भी हो सकती है। इस गिवन एग्जांपल के अंदर जो बेस पीक है वो मोलिकुलर आयन की नहीं, m/z वैल्यू देखो 72 है सबसे ज्यादा, उसकी जो पीक है वो तो छोटी है, उसकी हाइट कम है, इट मीन वो बेस पीक नहीं है। तो यहाँ पे बेस पीक कौन है, m/z 43। तो 43 वाली बोलो क्या आपकी बेस पीक है, क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो ये फ्रेगमेंट आयन की पीक है, क्योंकि उसकी m/z वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा था बेस पीक में बी ऑफ मोलिकुलर आयन और मे नॉट बी ऑफ मोलिकुलर आयन, मींस वो फ्रेगमेंट आयन की भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आइसोटोपिक पीक्स कौन सी होती है। तो देखो आपको फिर बता दूं मैं, आप ध्यान से देखें, जो हमारे मोलिकुलर आयन की देखो जो पीक मिली, इसके साथ आप देखो छोटी सी लाइन और भी दिख रही है, छोटी सी लाइन ऐसी, देखो छोटी सी ये लाइन, देखो मैंने रेड करके दिखा दी है। तो ये जो छोटी सी पीक आपको दिख रही है, क्योंकि आप ये जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो लोग कौन सा होता है, एक तो कार्बन मिलता है कार्बन 12 की फॉर्म में, एक कार्बन 13 की फॉर्म के अंदर। तो इसकी जो मोलर मास है, मान लीजिए इसका m है, C12 का मोलर मास बोलो क्या है, m है। और जो अगली जो पीक मिलेगी C13 की, बोलो क्या मिलेगी, m+1 के ऊपर मिल सकती है। बोलो किस पे मिल सकती है, m+1 पे। तो मीन्स इसकी जो वैल्यू मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी बोलो, वो मिलेंगी इससे एक आगे, कहाँ पे बोलो, इससे जस्ट एक आगे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में दिख रही है, इट मीन्स इससे आगे तो नहीं है, इससे आगे नहीं है, तो इट मीन्स ये आइसोटोप की पीक नहीं है। आइसोटोप की पीक होती तो कहाँ पे आती, जैसे इस पूरे कंपाउंड का एन पेंटेन का जो मोलर मास है वो 72 है, m+1 का मतलब अगर C13 वाला हिस्सा होता तो कितना होता, 72+1 क्या होती, 73। तो देखो इसके राइट में मिलनी चाहिए थी, राइट में तो नहीं है, इट मींस इसके अंदर कोई भी आइसोटोप की पीक नहीं है, ये किसी इंप्योरिटी या किसी और चीज की पीक हो सकती है। क्लियर हो गया। तो इसलिए ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आइसोटोपिक्स। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इसके अंदर देखो ध्यान से, देखो ये हमारी सबसे ज्यादा मास किसका है बोलो, यहाँ पे जो 98 है, m/z वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है, m/z वैल्यू। अब जो आपका अगला आइसोटोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो उसकी +1 या +2 जो भी है। तो देखो आप ध्यान से देखिए, ये 92 है, अगली जो ये पीक आपको दिख रही है 100 के ऊपर दिख रही है, तो मोलिकुलर आयन पीक के साथ साथ जो दूसरी पीक है बोलो किसकी है, ये आइसोटोपिक पीक। देखो ये आपकी आइसोटोपिक पीक है। क्लियर हो गया। और जो मेन पीक थी देखो ये बड़ी हाइट की, बोलो ये कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी मोलिकुलर आयन पीक। तो मोलिकुलर आयन पीक के साथ में राइट साइड में कोई भी स्मॉल पीक हमें दिखती है तो वो उसके आइसोटोप की पीक हो सकती है। ये जिस भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा होगा ये उसकी आइसोटोपिक पीक है। तो ये आपकी आइसोटोपिक पीक्स होती हैं। तो आइसोटोपिक पीक क्या होती है, द लो इंटेंसिटी पीक्स विद m/z m+1 या m+2 एक्सेट्रा कोई भी हो सकते हैं, अलोंग विद द हाई इंटेंसिटी पीक। एक हाई इंटेंसिटी की देखो पीक है ये 98 वाली, देखो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इस हाई इंटेंसिटी पीक के साथ में जो लो इंटेंसिटी की पीक दिखती है आपकी m+1 या m+2 एक्सेट्रा एंड सो ऑन, तो उसे आप क्या कहते हैं बोलो, आइसोटोपिक्स। तो द लो इंटेंसिटी पीक विद m/z m+1 और द m+2 और द m+4 एक्सेट्रा along with the high intensity peak with m/z m are called the आइसोटोपिक्स। उसे आप क्या कहते हैं बोला, आइसोटोपिक पीक्स कह देते हैं। इनकी डिटेल अब हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोलिकुलर आयन क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को जब हम लॉस करते हैं तब वो बनते हैं। तो लोएस्ट आयनाइजेशन वाले पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है लोन पेयर, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मोलिकुलर आयन बनते हैं, उसके बाद फ्रेगमेंट आयन कैसे बनते हैं। तो जो अगर आपके जो आयन सोर्स वाला रीजन था, उसी के अंदर अगर एक्सेस एनर्जी से आपके आयन बन जाता, वहीं पे बन जाता आयन सोर्स रीजन के अंदर, तो आपका वो फ्रेगमेंट आयन है। वहां पे तो कोई क्लीवेज होना, आयन सोर्स रीजन से बाहर जाके जो आपका आयन निकला था बाहर, चाहे वो मोलिकुलर आयन था, वो बाहर निकला और वहां पे जाके उसकी डिकम्पोजिशन होगी और एक नया आयन बन गया और वो नया आयन डिटेक्ट होता है, तो उसे कहते हैं मेटास्टेबल आयन। फिर हमने आइसो करेक्टरिस्टिक्स देखी कि मास स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। तो अब हम देखते हैं कि ये अपने अगले पार्ट में जो यूज होंगी, तो ये कुछ पार्ट हम बता दें, ये थोड़ा हमें क्रैम करने का होता है, हमें ध्यान रखनी भी चाहिए छोटी छोटी बातें। जैसे जो हाइड्रोजन होता है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं हमारे? हाइड्रोजन 1 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 2 भी होता है, ड्यूट्रियम, और हाइड्रोजन 1 3 भी होता है, ट्रिटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन जो 2 1 है, उसकी परसेंटेज देखो क्या है, उसकी परसेंटेज होती है 0.02 भी नियर अबाउट लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखी है 0.015, ये एग्जैक्ट है। इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो हम 0.02 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जैसे ऐसे ही जो कार्बन है, कार्बन 612 भी होता है। अब इसके आइसोटोप्स जो होता है वो कौन सा है? कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है। ये आपका रेडियो एक्टिव लास्ट वाला। तो कार्बन जो 13 है, इसकी रेशियो बोलो क्या होती है नेचर के अंदर? 1:1.1% होती है इसकी। ठीक हो गया ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखी है। और जो आपके हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था, ये ड्यूटेरियम, इसकी रेशियो क्या है? 0.015%, 0.015%। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखना। आगे से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, उनकी इनकी एडवांटेज होती है, अगर हम याद रख लें तो। हो सकता है एग्जाम में वैल्यू दे भी दें, हो सकता है ना दे। तो जो सिंपल सिंपल हमारे एक तो आइसोटोप्स, उनकी वैल्यू हमें याद रख लेनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन वाले की, कार्बन की, इस टाइप से। तो जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बता दें कि जो अभी हमने आपको ये बताया कि जो आइसोटोपिक पीक्स होती हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, हमने बताया। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा हो जाए जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा, बड़े साइज के मोलिक्यूल हो, लार्ज साइज के मोलिक्यूल्स हो, तो उस लार्ज साइज के जो मोलिक्यूल होंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उन मोलिक्यूल्स के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आइसोटोप्स के मिलने की, वो क्या हो जाएगी बोलो? वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो इंटेंसिटी है आइसोटोपिक पीक की, वो भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो आइसोटोप है आपके, जो H21 हो गया, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप, कार्बन का कार्बन 613 हो गया, तो आपकी जो भी स्ट्रक्चर है उनके अंदर इनके पाने की संभावना बढ़ जाएगी। सो द लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज आइसोटोप्स, दैट इज द ड्यूट्रियम, और आपका क्या नाम है, ये कार्बन 613 वाला। तो इसलिए जो आपके आइसोटोपिक स्पीक्स की जो इंटेंसिटी होगी, फिर वो ज्यादा हो सकती है। लार्ज साइज मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा आइसोटोपिक पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये उसका रीजन है, बिकॉज द लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैव द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज आइसोटोपिक इन आइसोटोप्स इन देयर स्ट्रक्चर। सो थैंक यू।